नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। पिछले हफ्ते कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे यह लगने लगा कि इजराइल का साउथ अफ्रीका मूवमेंट आ गया है। क्या है ये साउथ अफ्रीका मूवमेंट और हम इजराइल के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्यों बात कर रहे हैं? आप सबको पता है, साउथ अफ्रीका एक जमाने में वहाँ पे एक नस्ल भेदी सरकार थी, जो वहाँ के जो ब्लैक्स, ब्राउन्स और जो मिक्स्ड ग्रुप्स थे, उनके खिलाफ इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म करती थी। उसको अपार्थाइड रेजिम हम लोग कहते थे। पूरी दुनिया ने जद्दोजहद की, और याद रखें, जब पूरी दुनिया की बात हो रही तो इसमें थर्ड वर्ल्ड, सोवियत यूनियन और उनके देशों की बात हो रही है। जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, स्पेशली अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तमाम जो सेटलर कॉलोनियल कंट्रीज हैं, उन्होंने आखिरी दम तक उसका साथ दिया था। आखिरी दम पर वो पलट गए थे। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड थी और सोवियत यूनियन था, उसने बहुत मेहनत से अपार्थाइड को वहाँ पे ख़त्म किया। इस तरह का माहौल बनाया कि पूरी दुनिया अपार्थाइड साउथ अफ्रीका का बाइकआउट करने लगी, उनके खिलाड़ियों का बाइकआउट करने लगी, उनके एक्टर्स का बाइकआउट करने लगी, उनके प्रोफेसर्स का बहिष्कार होने लगा। यानी एक ऑल एनकम्पसिंग बाइकआउट जो है वो हमें वहाँ देखने को मिला। और उसी प्रेशर में आके फाइनली साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड रेजीम जो है वो वहाँ पे कोलैप्स हुई। इजराइल का साउथ अफ्रीका मूवमेंट इस हफ्ते, यानी जो गुजरा हुआ हफ्ता है, उसमें आ गया है। हमने पहले भी कई वीडियोस इस बात पे की जिसमें हमने ये बताया कि हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि कत्लेआम गजा में हो रहा है, सीज फायर नहीं हो रही, और ये जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स होते हैं उसका इमीडिएट असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये चीज़ें वक्त लेती हैं, और जाहिर है कि जिसके घर में कोई मर रहा है वो क्यों सुनेगा हमारी बात कि भाई इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा बाहर निकल के, जिसको हम कहते हैं कि जूम आउट करके अगर हम इसको सोचेंगे, तो वो अपार्थाइड मूवमेंट इजराइल का आ गया है। और इसको एडमिट किया है खुद नेतन्याहू ने। उस पर हम अलग से एक एपिसोड करेंगे कि क्यों नेतन्याहू इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। लेकिन अभी आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले हफ्ते ऐसा क्या हुआ जिससे हमें ये लगा कि इजराइल का साउथ अफ्रीका मूवमेंट आ गया है। एक वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रही है। ये स्पेन का सबसे बड़ा साइकिल रेस है। इसमें पूरी दुनिया के साइकिलिस्ट जो हैं, यूरोप में या इनको इनफैक्ट वर्ल्ड के टॉप साइकिल रेसेस में इसको काउंट किया जाता है। पूरी दुनिया से इसमें पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और इस बार ये स्पेन में होना था। इसमें इजरायली साइकिलिस्ट भी आए थे, जिसका बहुत दिनों से स्पेन में लोग विरोध कर रहे थे कि इनको आप जो है मना कीजिए, इनका बाइकआउट कीजिए। लेकिन जो गवर्निंग बॉडी थी स्पोर्ट्स की, उसने चूंकि उनको बाइकआउट नहीं किया, तो जब ये खेल शुरू हुआ तो प्रोटेस्टर इतनी बड़ी तादाद में, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बीसियों हजार की तादाद में पहुंच गए और इस खेल को अबेंडन करना पड़ा। ये पहली बार हुआ है हमारे यानी पिछले 15-20 सालों में, जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, तब से पहली बार मैंने देखा है कि इस तरह का कोई ग्लोबल इवेंट जो है उसको इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसमें इजराइल की पार्टिसिपेशन थी। तो यानी स्पोर्ट्स एक ऐसी एरिना है जिसका बड़ा इमोशनल रिएक्शन होता है पूरी दुनिया में। और ऐसे स्पोर्ट्स जो पूरी दुनिया खेलती है, जिसमें कि फुटबॉल और साइकिलिंग और हॉकी और बॉक्सिंग, इस तरह के चीज़ें शामिल हैं, उन स्पोर्ट्स में इजराइल का बॉयकॉट जो है वो अब धीरे धीरे होने लगा है। और इसको लेके एक, जिसको कह सकते हैं, ग्लोबल रेवोल्यूशन सा हमको नजर आ रहा है। कल यानी मंगल के रोज यूएफा, जो यूरोपियन एसोसिएशन है फुटबॉल का, उसकी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें यह डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इजराइल को यूएफा से निष्कासित किया जाए, और क्या यूरोपियन और जो इजरायली टीम्स जो है वो यूरोप में यूएफा कप में खेलती है, जैसे मकाबी तेल अवीव इस बार खेल रही है, तो क्या उसको वहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे ये याद रहे कि इजराइल का स्पोर्ट्स, सिनेमा तमाम जगहों पे एशिया में परमानेंट बाइकआउट रहा है। इसीलिए यूरोपियंस उनको अपने यहाँ अपने ग्रुप में खिलाते, वरना इजराइल का यूएफा से क्या लेना देना। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी भी है, क्योंकि यूरोप, ये एक इजराइल जो है वो वाइट कॉलोनियल स्टेट है। ये यहाँ वाइट्स जो हैं वो एक कॉलोनी की तरह रह रहे हैं। तो जाहिर है कि वो एक उम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको कहते हैं ना, कि वो नाभि से जो वो फूड पाइप जाता है जो बच्चे का, वो
यूरोप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये यूरोप में खेलते हैं, यूरोपियन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पे एक बाइकॉट और इसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि हालांकि इसराइल ने बहुत प्रेशर दिया है, तो अब देखते हैं कि कल इस पे क्या होता है, क्योंकि बाकी दुनिया के स्पोर्ट्स एक तरफ और फुटबॉल एक तरफ, फुटबॉल की जो मकबूलियत है उसके बराबर दुनिया का कोई स्पोर्ट्स जो है उसके कहीं करीब भी नहीं आता। तो अगर यूएफए से इसराइल को कल निष्कासित किया जाता है, और इसकी बहुत सालों से मांग हो रही है, तमाम प्रिलिमिनरी मीटिंग्स हुए थे जिसमें ये डिमांड लिखी गई, लाइक एवरी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हिपोक्रेसी आपको नजर आएगी कि जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो विद इन कुछ ही दिनों में उनको निष्कासित कर दिया गया, ओलंपिक से, वर्ल्ड कप से, फीफा ने, सब जगह से। लेकिन इसराइल जो है मैसेकर दर मैसेकर किया जा रहा है और उसको नहीं निकाला जा रहा है। ये आपको वेस्टर्न हिपोक्रेसी को दर्शाता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, और ऐसा लग रहा है कि वो सीमा जो है वो अब लांघी जा रही है। और इसीलिए कल की जो मीटिंग है वो इम्पोर्टेंट है। कल की मीटिंग में देखना होगा कि क्या होता है, क्या ये रिजोल्यूशन पास होता है या नहीं होता है। लेकिन दूसरे जगह पे तमाम और स्पोर्ट्स इवेंट्स में इसराइल का बायकॉट जो हो रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे एक पूरी फहरिस्त देख सकते हैं दाहिने तरफ, जहां आपको नजर आएगा कि कौन कौन जगहों से इजरायली एथलीट्स जो हैं उनका बहिष्कार हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक महदूद नहीं है, ये दूसरे और जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं या डिफरेंट एरियाज हैं उसमें ये स्प्रेड हो चुका है, जैसा कि साउथ अफ्रीका के केस में हमने देखा था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो है सिनेमा का। हॉलीवुड, हम सब जानते हैं कि वहाँ पे जो इसराइल समर्थित जो लोग हैं या जो यहूदी लॉबी है उसका किस कदर कब्जा हॉलीवुड पे रहा है हिस्टोरिकली, उनके कंटेंट पे, या कोई अगर एक्टर या डायरेक्टर अगर इसराइल के खिलाफ कुछ बोले तो उसको बाइकआउट करना, ये तमाम एक हम देखते रहे हैं। पूरा का पूरा एक ब्लैकमेल प्रोग्राम भी हमने देखा है कि कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। अब वहां भी आवाजें बहुत उठने लगी है। अभी लगातार जो एक सीरीज ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स जो हुए हैं, चाहे वो वेनिस में हो, चाहे वो अब टोरंटो में होने जा रहा हो, या इससे पहले के और जो फिल्म फेस्टिवल हैं उसमें एमी अवार्ड अभी हुआ है। तमाम जगहों पे बड़ी तादाद में एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, तमाम लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, यानी इसराइल का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप स्क्रीन पे फिर से देख सकते हैं, अभी 4000 से ऊपर हॉलीवुड के लोगों ने, जिसमें कि एक्टर्स और तमाम लोग शामिल थे, डायरेक्टर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं, डीओपीज हैं, उन्होंने एक लेटर लिख के इसराइल के बाइकआउट की मांग की है। हालांकि अभी भी जो बड़े स्टूडियोज हैं वो इसको रेसिस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडियोज इनके ओनर जो हैं वो खुद यहूदी हैं या वो उस लॉबी से आते हैं, तो ये अभी इसको रेसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अब एक डेल्यूज, जिसको कहते हैं एक सुनामी की शक्ल जो है वो ये ले चुका है। आज से 2 साल पहले भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो हॉलीवुड में इसराइल के बायकॉट की बात करता और हॉलीवुड में वो अपने करियर को बचा पाता। लेकिन आज बड़े से बड़ा नाम आप देख सकते हैं वो इस पे आ रहे हैं, ये इसके बारे में खुल के बोल रहे हैं, चाहे वो खबियार बारदम हो या और जितने बड़े एक्टर्स हों, बड़े सेलिब्रिटीज़ हों। फुटबॉल में हमने देखा एरिक कंटोना, बहुत फेमस फुटबॉलर थे, जिसने इस वीक इसकी बात की। और जो हम जानते हैं एलन शेरर और भी लोग जो हैं इसको कर रहे हैं। उसी तरह हॉलीवुड में भी तमाम लोग इस बाइकआउट की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ। इस हफ्ते जैसा मैंने कहा कि तमाम जो अवार्ड सेरेमनी हुई, स्पेशली जो एमी अवार्ड हुआ, उसमें भी हमने देखा कि लोग जो हैं वो या तो फ़िलिस्तीन का वो लेपल पहन के आ रहे थे या कुछ कुफिया पहन के आ रहे थे, और तमाम चीज़ें, यानी जो जितने भी सिंबॉलिक लेवल पे हो सकता है वहाँ पे वो उसको पहन के भी आ रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे, खुलेआम बातें कर रहे थे। ये समथिंग जो 2 साल पहले पॉसिबल नहीं था। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इसराइल की बाइकआउट की मांग करते रहे, ऑन कैमरा बोलते रहे। और जैसा एमी अवार्ड के केस में हुआ कि तमाम तरह के पैराफर्नेलिया जो हो सकते हैं, यानी कुफिया हो या कोई बैज हो या वो वाटरमेलन की शक्ल की कोई बैग हो या उसी उस शक्ल का कोई आपका वो हो, ड्रेस हो, वो तमाम जगहों पे वो चीज़ देखने को मिली कि वो उसको यूज़ कर रहे थे।
एक और बहुत बड़ा फोरम है जिस पे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ अभी हो रही है, वो है यूरोविज़न। अब ये यूरोविज़न क्या है? यूरोविज़न यूरोप का सबसे बड़ा म्यूज़िकल प्रोग्राम है जिसमें यूरोप के तमाम कंट्रीज़ अपने-अपने यानी चुनिंदा गाने भेजते हैं और उसको गाने वाला सिंगर जो है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और पूरी दुनिया इस पे वोट करती है कि कौन सा देश इसमें से और किस देश का गाना जो है नंबर वन हुआ। जैसा मैंने कहा, चूंकि इसराइल का एशिया में ऑलरेडी बाइकआउट इतने सालों से हो रखा है तो वो यूरोविजन में पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि उसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं है। अब यूरोविजन में भी हम एक गदर देख रहे हैं। यूरोविजन में भी हमने देखा है कि कम से कम जब मैं ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक एटलीस्ट 6 देश ऐसे यूरोपियन देश हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि अगर इसराइल इस बार यूरोविजन में पार्टिसिपेट करता है तो हम यूरोविजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यूरोविजन से हम निकल जाएंगे। यूरोविजन में भी वही हिपोक्रेसी पहले देखने को मिली थी कि रशिया को वहां से निकाल दिया गया था इमीडिएटली, लेकिन इसराइल उसमें पार्टिसिपेट करता रहा जेनोसाइड के बावजूद भी। लेकिन अब यूरोविजन पे भी हम देख रहे हैं इस तरह की ये डायरेक्ट एक अटैक जो है वो वहाँ पे भी हो रहा है। लोग डायरेक्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंट्रीज ये कह रही हैं कि हम इससे निकल जाएंगे। अगर आप इस पूरे मुहिम को देखें तो इसको लीड करने वाले देश दो हैं। सबसे अभी फोर फ्रंट पे है, हिस्टोरिकली तो खैर आयरलैंड रहा ही है फोर फ्रंट पे, लेकिन अभी जो सबसे आगे जो देश है इसमें दो देश जो आपको नजर आएंगे वो हैं स्पेन और पोर्टुगल। स्पेन ने प्रतिबंध भी लगाए हैं, स्पेन ने ट्रेड बाइकआउट भी इसराइल का किया है, स्पेन ने ये भी धमकी दी है कि अगर इसराइल को ये जो अभी क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के फुटबॉल के, उसमें से नहीं हटाया गया तो वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आप सोच सकते हैं स्पेन दुनिया के जो सबसे श्रेष्ठ फुटबॉल खेलने वाले देश हैं उसमें उसका काउंट होता है, तो अगर वो ये धमकी दे कि वो फीफा वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं बनेगा तो आप सोच सकते हैं कि फीफा के जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या हाल होगा। वो रेवेन्यू लॉस और तमाम चीज़ें उनके आंखों के सामने तैरने लगेगी और इस पे वो अपना बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर यूएफा में मंगल को ये प्रावधान पास हो जाता है कि वहाँ पे वो नहीं खेलेगा, यानी यूएफा में नहीं खेलेगा अगर इसराइल, तो फिर मुझे लगता है कि फीफा में भी ये पास हो जाएगा कि फीफा में से उसको निकाला जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। इसके साथ ही कल जो संडे था वो बहुत इम्पोर्टेंट डे था। संडे के दिन हमने देखा कि तमाम जो देश थे जिन्होंने अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज, जिसने अभी तक पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। कल ब्रिटेन इसमें शामिल था, जो सबसे बड़ी कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया है उसमें ब्रिटेन है, पर साथ में बेल्जियम और भी तमाम देश, ऑस्ट्रेलिया और ये लोग उसमें शामिल थे। आइंदा दिनों में आज और कल में यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार में और भी देश इसमें, पोर्टुगल वगैरह इसमें शामिल होंगे, लग्जमबर्ग वगैरह भी शामिल होंगे। तो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है यहाँ पे वो देखने को नजर आ रही है, जो अभी कई सालों से जो एक डेड हो गया था। यानी पैलेस्टाइन का मुद्दा जो इजरायलियों ने ये कहा था कि ये ख़त्म हो गया है और हम अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू जो है वो लगातार वो करने जा रहे हैं, यानी अरब देशों के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं और फिलिस्तीन को हमने परमानेंट दबा दिया है, वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म होती हुई आपको नज़र आ रही है कि वो जो डिप्लोमेटिक जो एक आइसोलेशन वो चाह रहा था कि फिलिस्तीन की हो जाए, वो जो ये चाह रहा था कि स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहे, उसमें एक बड़ी मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है। जाहिर है 60-70 हज़ार से ऊपर फिलिस्तीनी मारे गए और उनके खून से ये जो है संभव हो पाया है। ये ब्रिटेन हो चाहे कोई भी इस तरह का देश हो, वेस्टर्न कंट्री, ऑस्ट्रेलिया हो, ये कोई भलमनसाहत से ये काम नहीं कर रहे कि वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इन देशों में जो सिविल सोसाइटी थी, इन देशों में जो लोग रहते थे, उन्होंने बड़ी तादाद में प्रेशर क्रिएट करके उनको मजबूर किया है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो अपार्थाइड मोमेंट जो हमने बताया वो आ गया है। इसमें एक बहुत बड़ा सहायक जो था वो रिपोर्ट थी जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की। हम चाहेंगे कि आप जाएं और उस रिपोर्ट को दोबारा देखें, जो यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स थी जिसने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि हाँ, इसराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है लीगली, यानी लीगल तौर पे जो वो कर रहा है उसको जेनोसाइड और वॉर क्राइम कहा जा सकता है। उस रिपोर्ट के बाद एक जैसे कहते हैं कि इम्पिटस मिल गया लोगों को, एक जिसको कहते हैं आधार मिल गया जिसके ऊपर ये डिप्लोमेटिक कार्रवाई हम जो है वो देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक बन के अब इसराइल के लिए आएगा।
वो और कॉर्नर में पुश होता जाएगा। इसका मतलब है कि और कत्लो गैरत करेगा और वॉर्स करेगा, लेकिन उल्टी गिनती उसकी वैसे ही शुरू हो गई है जिस तरह से साउथ अफ्रीका की शुरू हो गई थी। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।